हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा का एक टॉपिक वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में भी अपन सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने वेक्टर और स्केलर्स के बीच में डिफरेंस को समझ लिया था कि वेक्टर और स्केलर्स होते क्या क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनका डेफिनेशंस वगैरह देख लिया था। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेक्टर भी देख लिया था, जैसे कि पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर पिछले वाला लेक्चर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले वो लेक्चर देख ले, उसके बाद में इस लेक्चर के ऊपर आए। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने के लिए लेक्चर से जुड़े रहे, एकदम हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। और इसी प्रकार के दूसरे टॉपिक्स को भी अपन कंटिन्यू जेईई और नीट के कंप्लीट फिजिक्स को अपलोड करेंगे। तो जो भी अगर फिजिक्स से रिलेटेड आपको दिक्कत है तो कमेंट में टॉपिक का नाम डाल दीजिए, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। और साथ में मैं अपनी तरफ से तो कंटिन्यूअसली 1 बाय 1 टॉपिक्स को लेके आता ही रहूंगा। तो आज अपन शुरू करते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता क्या है। इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। क्या बोल रहा है, अगर कोई ट्रायंगल अपन लेते हैं, कोई मैंने ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, इफ टू साइड्स ऑफ द वेक्टर, मैंने दो साइड्स लिए वेक्टर के, उनको मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को वेक्टर ए से और एक को वेक्टर बी से। देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द अपोजिट ऑर्डर, देखो ये सेम ऑर्डर में थे, फिर इधर आना चाहिए था सेम ऑर्डर, लेकिन ये कौन सा रिजल्टेंट दिखा रहे हैं, तो वो कौन से सेंस में दिखाएगा, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। किस किस का रिजल्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मेरे को क्या दिखा रहे हैं, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में। तो ये तो मेरे पास डिफाइन कर दिया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही बोलता है। अब मेरे को क्या करेगा, इसका काम क्या है, मेरे को ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन तरीके से कि वेक्टर्स में थर्ड साइड मैंने देख लिया, लेकिन मेरे को इसका मैथमेटिकली काम करना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। दो वेक्टर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को देगा क्या, दोनों वेक्टर्स देगा, दोनों के डायरेक्शन देगा, मतलब दोनों के बीच का मेरे को एंगल दे देगा। ये एंगल अगर मेरे को दे दिया दोनों के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर बी का इस तरफ जब मैं कंपोनेंट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा। ये अपन ने देख लिया पिछले लेक्चर में कैसे कंपोनेंट्स लेते हैं, बी साइन थीटा। बी कोस थीटा और बी साइन थीटा दोनों कंपोनेंट्स आ गए। तो अब मेरे पास ये वेक्टर कोई काम का है कि अगर इसको मैं मिटा भी दूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा ट्रायंगल बन गया, ये जिसका पूरा बेस है और ये हाइट आ गया। और मेरा रिजल्टेंट इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस के बराबर है कि नहीं है। अगर मेरे पास ये आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो क्या मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करूंगा। और आर का मेरे को क्या फाइंड करना है, केवल और केवल रिजल्टेंट। पहले तो देखो, आर का रिजल्टेंट फाइंड करने के, वेक्टर आर का मेरे को रिजल्टेंट फाइंड करना है और क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या क्या होता है, बेस। बेस यहाँ पे टोटल क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, बेस है। प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, हाइट का स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, वेक्टर आर का रिजल्टेंट इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और यहां से बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर को तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। अब जब यहां से आया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाता है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है। और कौन सा टर्म बच गया, एक टर्म। और यहाँ पे 3 टर्म थे, पहला टर्म इसमें आया, दूसरा टर्म इन दोनों को मैंने मिला के लिख दिया, तीसरा टर्म मेरे पास क्या आएगा, 2ab कोस थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2ab कोस थीटा। ये मेरे पास आ गया दो वेक्टर्स ए और बी का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास दो वेक्टर्स का। उसमें मेरे को क्या क्या दिया होना चाहिए, वेक्टर ए का मेरे को मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, वेक्टर बी का भी मेरे को मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर मेरे को एंगल पता है तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से, मैग्नीट्यूड। क्या क्या यूज करना है, ए का मैग्नीट्यूड यूज करना है, बी का मैग्नीट्यूड यूज करना है, और उन दोनों के बीच का एंगल यूज करके मैं रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फाइंड कर सकता हूं, मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूं। अब अपन देखते हैं इसमें एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है मेरे पास, उसका डायरेक्शन कैसे आएगा।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर जो मेरे पास कितना है बी साइन थीटा अपॉन बेस मेरे पास कितना है टोटल a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। तो अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये मेरे पास एंगल आ गया अल्फा, जो कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ में जितना एंगल बनाएगा वो अल्फा मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। इस तरह मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी आ गया। ट्रायंगुलर लॉ की हेल्प से कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब अपन देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two non-zero vectors are represented by their two adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए यूज किया जाता है। और इसमें क्या बोल रहा है, अगर दो वेक्टर ए और बी मेरे पास दो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट यानी आसन भुजाओं के द्वारा दिखाया जाता है, तो जो उसका जो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास उन दोनों आसन भुजाओं से पास होने वाले डायगोनल के इक्वल मेरे पास उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट दिखाया जाएगा वो वेक्टर आर के द्वारा दिखाया जाएगा। और वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए और बी को अगर अपन एडजेसेंट लेते हैं तो उनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा। और कौन सा डायगोनल, जो उन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सेम है। अगर इस बी को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, ट्रायंगुलर। जैसे ये ट्रायंगुलर लॉ का बना तो ये मेरे पास ए और बी के एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है मेरे पास इक्वल, ये एंगल और ये अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि दोनों यहां से उठा के मैंने जस्ट इस पैरेलल को इधर रखा है क्योंकि तभी पैरेललोग्राम बनेगा। तो इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो सेम होगा जो कि हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया है कि इसमें दो पैरेलल भुजाएं इधर रखने के बाद में सेम का सेम प्रोसेस होगा। तो मेरे पास इसमें भी बी क्या रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, आर का रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास, इसमें भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और कोस थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। और मेरे पास जो रिजल्टेंट का जो मेरे पास डायरेक्शन आएगा या एंगल आएगा वेक्टर ए के साथ में वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। सारी कैलकुलेशन सेम होंगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर मैं पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को दिखाता हूं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा जो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा वो डायगोनल जो उन दोनों एडजेसेंट साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे मैथमेटिकल रिजल्ट वो सेम जैसे कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आते हैं, दोनों में सेम के सेम आएंगे। अब अपन देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है। A number of non-zero vectors are represented by the n minus 1 side of the polygons in the same order. Then the n side of the polygon will represent the resultant of the vector in the opposite order. तो क्या होना चाहिए कि n साइड्स तो पॉलीगन की होंगी, वो तो सारे हमारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी, जितने भी वेक्टर्स हमें चाहिए जिनका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखो अगर मेरे पास n-1 ऐसे कोई वेक्टर है, यहां मैं बनाता हूं सबको इस तरीके से। अगर ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है, ये मेरे पास सेकंड वेक्टर है, ये मेरे पास थर्ड वेक्टर है, मेरे पास फोर्थ वेक्टर है, मेरे पास फिफ्थ वेक्टर है, सिक्स्थ वेक्टर है और ये मेरे पास मान लेते हैं इसके बीच में टोटल आ गए ऐसे 6 करके n-1 वेक्टर्स हो गए। क्योंकि किसी वजह से मैंने 6 तक बनाया है तो यहाँ मैं डॉट डॉट कर देता हूँ एक बार आपको ताकि लग जाए कि टोटल मेरे पास कितने हो गए n-। ये मेरे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, डॉट 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 n-1 वेक्टर है। तो जो मेरे पास nवा वेक्टर आएगा, देखो इसका मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो जो ये nth वेक्टर है जो अपोजिट सेंस में, ये मेरे को क्या दिखाएगा, इन सभी वेक्टर्स का सम इस nth वेक्टर के बराबर होगा। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है। अब इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वापस से मेरा पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे मैं पहुंच रहा हूँ, अगर मैं सेम ऑर्डर में सबको रख देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अपोजिट ऑर्डर वाला ये दिखा रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 + 2 + 3 + 4 +
5 डॉट डॉट, जो n-1 है वो तो मेरे सब सेम ऑर्डर में है, n-1 मेरे पास सेम ऑर्डर में है, तो इन सबको मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद में n वाला मैंने nth वाला अपोजिट ऑर्डर में ले रखा था, इसको -n कर दिया। अगर इसको भी मैं सेम ऑर्डर में ले लेता तो मेरे पास क्या होता, सम 0। इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अब जब भी कोई भी अपने को n नंबर्स ऑफ द 2 3 4 5 जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं उन सबको अगर मेरे को एक क्लोज ज्योमेट्री मेरे को बना रहे हैं वो, तो उन सभी वेक्टर का सम मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 0। जो एक सेंस में एक ऑर्डर में दिया उन सबको पॉजिटिव, और अगर कोई अपोजिट ऑर्डर में दे रखा हो तो उसको मैं नेगेटिव के द्वारा रिप्रेजेंट कर दूंगा। जैसे मैं अगर देखूं कि मैंने ये एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर लिया। अब मैंने दिखाया ये ए पॉइंट था मेरे पास, बी पॉइंट था, सी पॉइंट था, डी पॉइंट था और ई पॉइंट था। मैंने बोल दिया फर्स्ट वाले वेक्टर की ये डायरेक्शन है, सेकंड वाले की ये डायरेक्शन है, थर्ड वाले की ये डायरेक्शन है, फोर्थ वाले की ये डायरेक्शन है। तो बोल दिया कि इन सब वेक्टर्स के अंदर रिलेशन क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी वेक्टर, मैंने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया, फिर बी सी भी सेम ऑर्डर में है तो बी सी को भी मैं पॉजिटिव ले लूंगा। फिर देखो सी डी मेरे पास क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, तो माइनस कर दूंगा इसको, माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। फिर यहाँ पे ये फिर से सेम ऑर्डर में है इसी के साथ जिसको मैंने पॉजिटिव मान रखा है, प्लस डीई, इसको भी मैं पॉजिटिव पुट कर दूंगा। उसके बाद ये फिर से अपोजिट ऑर्डर में आ गया तो मेरे पास ई वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा सब हो जाएंगे। जैसे ए बी बी सी और डी, ये मेरे पास तीनों एक ऑर्डर में एक डायरेक्शन में है तो तीनों को मैंने प्लस किया है, और मेरे पास सी डी और ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया है तो इन दोनों को मैंने माइनस किया है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुंच गया, तो टोटल मेरा वेक्टर सम इन सबका कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। सेम ऑर्डर वालों को प्लस ले लेना है, अपोजिट ऑर्डर वालों को माइनस में ले लेना है और इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये मेरे पास हो गया पॉलीगन लॉ, तीनों वेक्टर्स लॉ मैंने पढ़ लिए। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा अपन ने, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, अब अपन ने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया। और अगर जनरल मेरे को कोई भी कंडीशन दे रखा हो किसी भी टाइप का, जिसमें मेरे को डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो और वापस फाइनल पूरा जो मेरे पास ज्योमेट्री है वो एक क्लोज ज्योमेट्री बन रहा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम ऑर्डर वालों को प्लस कर दूंगा, अपोजिट ऑर्डर वालों को माइनस कर दूंगा और टोटल को 0 के बराबर रख दूंगा। क्योंकि पूरी ज्योमेट्री मेरे पास क्या हो रही है, एक क्लोज ज्योमेट्री हो रही है, टोटल सम मेरे पास क्या होगा, सबका 0। तो इसका यूज करके मैं इनका पूरा कैलकुलेशन कर सकता हूँ। और कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उनका मैग्नीट्यूड दो करके, दो का फाइंड करके अपन मैग्नीट्यूड फिर तीसरे को ऐड कर लेंगे। तो इसी तरीके से अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट इसका हो गया। इसके नेक्स्ट चैप्टर में अपन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सब क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, और अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मैं नेक्स्ट बार हमेशा वीडियो कंटिन्यूसली लाता रहूंगा। अगर लाइक नहीं करोगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप कमेंट में बताएगी सर ये डाउट है, अपन उसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन आप लाइक नहीं करके जाते, इधर मोटिवेशन कम हो जाता है वीडियोस बनाने का, तो आपको जो मैं करने की सोच रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। तो आप लाइक करके जाइए, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो कमेंट में बता के जाइए कि सर ये चीज आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करूंगा। ओके, थैंक यू।